दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और मोटिवेशनल प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम जानेंगे ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक, एक प्रेरणादायक महापुरुष की कहानी जिसने पौधों में जान की खोज करके विज्ञान की दुनिया को हिला दिया, परंतु कभी भी अपने नाम का ढोल नहीं पीटा। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने विज्ञान को केवल प्रयोगशाला की चीज नहीं माना, बल्कि जीवन का एक गहन साधन समझा। यह कहानी है उस महान आत्मा की जो बिना शोर किए, बिना प्रचार के चुपचाप दुनिया को बदल गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस। 1858 का वर्ष था। भारत में स्वतंत्रता की पहली चिंगारी अभी अभी बुझी थी। अंग्रेजों का शासन गहराता जा रहा था। ऐसे कठिन समय में बंगाल के मुंशीगंज जिले में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया जगदीश चंद्र। उनके पिता भगवान चंद्र बोस ब्रह्म समाज के विचारशील व्यक्ति थे और चाहते थे कि उनका बेटा भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा रहे। बचपन में ही जगदीश को सिखाया गया था कि ज्ञान का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि सेवा है। उनके पिता ने उन्हें गांव के ही स्कूल में दाखिल कराया, जहां पढ़ाई बंगाली में होती थी। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें अपनी भाषा में समझ नहीं है तो किसी और भाषा में तुम्हारी समझ खोखली होगी। बचपन से ही जगदीश को प्रकृति से विशेष लगाव था। पेड़ पौधों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, बारिश की खुशबू, ये सब उनके जीवन के साथी बन गए। वे घंटों एक पत्ते को निहार सकते थे, उसकी रेखाओं को देख सकते थे और महसूस कर सकते थे कि उसमें भी जीवन है। उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही संवेदना एक दिन विज्ञान के सबसे मौलिक सिद्धांतों को झकझोर देगी। समय बीता। वह कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने फिजिक्स में गहरी रुचि दिखाई। वे अपने प्रोफेसरों के लिए एक विलक्षण छात्र थे। पढ़ाई के प्रति उनकी लगन, प्रयोगों के प्रति उत्साह और सवालों की गहराई सबको चौंका देती थी। लेकिन जगदीश की प्यास सिर्फ डिग्रियों से बुझने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने पिता से इंग्लैंड जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान चंद्र बोले, जा बेटा, लेकिन याद रखना, तुझे ज्ञान कमाने नहीं, समझने जाना है। उस ज्ञान से लौटकर देश को देना है। यात्रा कठिन थी। 19वीं सदी में एक भारतीय का इंग्लैंड जाना आसान नहीं था। आर्थिक कठिनाइयां, सांस्कृतिक भेदभाव और नस्लीय तिरस्कार, ये सब रोजमर्रा का हिस्सा बन गए थे। वे कई बार भूखे सोए, केवल सूखी रोटी और नमक से दिन गुजारा, लेकिन उनका मन कभी नहीं डगमगाया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने भौतिकी और प्राकृतिक विज्ञान में गहरी खोज की। वे घंटों घंटों प्रयोगशालाओं में बिताते, बार बार असफल होते, फिर से कोशिश करते। उनकी साधना रंग लाई। उन्हें डिग्रियां मिली, सम्मान मिला और सबसे बढ़कर उन्हें वह दृष्टि मिली जो सामान्य वैज्ञानिकों से अलग थी। वे यह जान चुके थे कि विज्ञान केवल पदार्थों की गति नहीं, चेतना की समझ भी है। भारत लौटने के बाद वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए, पर यहां भी उनके लिए सम्मान की राह आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय होने के कारण आधा वेतन दिया। जब उन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई तो उन्हें तिरस्कार मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 3 वर्षों तक बिना वेतन के पढ़ाया। छात्रों को ज्ञान देना उनके लिए नौकरी नहीं, साधना थी। उन्होंने कहा, मैं धन के लिए नहीं, आत्मा की संतुष्टि के लिए पढ़ाता हूं। इन्हीं वर्षों में उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों पर प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ये तरंगें दीवारों से पार हो सकती हैं, और उन्होंने ऐसे उपकरण बनाए जो इस सिद्धांत को सिद्ध करते थे। यह खोज मार्कोनी की खोज से पहले हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी पेटेंट नहीं कराया। पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ज्ञान मानवता की धरोहर है, इसका व्यापार नहीं किया जा सकता। उनकी यह खोज पश्चिम में प्रशंसा का विषय बनी। लंदन, पेरिस, बर्लिन में उन्होंने व्याख्यान दिए, लेकिन भारत में वे अब भी एक मौन साधक की तरह काम करते रहे। उनका अगला प्रयोग ऐसा था जिसने सारी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधे भी प्रतिक्रिया देते हैं, वे भी सुख दुख महसूस कर सकते हैं। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का निर्माण किया, जिससे पौधों की हलचल और संवेदना को मापा जा सकता था। लोगों को यह अविश्वसनीय लगा, पौधे भी अनुभव करते हैं, लेकिन उनके प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा, यदि आप मौन को सुनना सीख जाएं, तो प्रकृति आपको जवाब देती है। उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां केवल शोध ही नहीं, शोध में निष्ठा भी सिखाई जाती थी। उन्होंने छात्रों को सिखाया कि वैज्ञानिक होना केवल प्रयोग करना नहीं, बल्कि नैतिकता, सहनशीलता और करुणा से जुड़ा है।
उनका जीवन साधना बन चुका था। उन्होंने कभी पुरस्कार की मांग नहीं की, न ही अपनी खोजों का श्रेय लेने की दौड़ में शामिल हुए। उनके लिए विज्ञान पूजा था। वृद्धावस्था में भी वे प्रयोगशाला में सक्रिय रहते। एक दिन जब वे गिरे तो उनके हाथ में अभी भी यंत्र था और उनकी आंखों में वही जिज्ञासा चमक रही थी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मैं प्रयोग कर रहा हूं। और यही हुआ। 23 नवंबर 1937 को वे संसार से विदा हो गए, शांत, मौन, लेकिन विश्व इतिहास में अमर। आज जब हम आधुनिक विज्ञान की ऊंचाइयों की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए उस महापुरुष को जिसने मौन रहकर भी विज्ञान की आवाज को सबसे ऊंचा कर दिया। आचार्य जगदीश चंद्र बोस केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक ऋषि थे। विज्ञान के, करुणा के और आत्मबल के ऋषि। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जगदीश चंद्र बोस की असली लड़ाई जानने के लिए भाग तो जरूर देखें और कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।